साल 1916 लंदन का ग्रेज इन इलाका। अक्टूबर की एक सर्द रात थी। ऐसी सर्दी जो सिर्फ त्वचा को नहीं बल्कि हड्डियों को भी कपा देती थी। बाहर घना कोहरा छाया हुआ था, जिसे लंदन के लोग द ग्रेट स्मॉग कहते थे। पीली गैस लैंप की रोशनी उस कोहरे में तैर रही थी, जैसे किसी भूतिया दुनिया के दरवाजे खुले हों। लेकिन लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की लाइब्रेरी के एक कोने में एक मेज पर अभी भी रोशनी जल रही थी। वहां 25 साल का एक भारतीय युवक बैठा था। नाम था भीमराव। उनके कोट की कोहनियां घिस चुकी थी। जूते तलुओं से इतने पतले हो चुके थे कि लंदन की बर्फीली सड़कों की ठंडक सीधे उनके पैरों तक पहुंचती थी। पेट में भूख थी, क्योंकि पिछले 2 दिनों से उन्होंने सिर्फ एक पाव और रोटी और चाय पर गुजारा किया था। लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसी आग थी जो उसे कमरे की ठंड को पिघला सकती थी। मेज पर किताबों का पहाड़ खड़ा था। अर्थशास्त्र, इतिहास, कानून और समाजशास्त्र। यह सिर्फ किताबें नहीं थी, यह वो ईंटें थी जिनसे वो एक नए भारत का निर्माण करना चाहते थे। पास ही बड़ौदा रियासत से आया एक पत्र रखा था। आपकी छात्रवृत्ति की अवधि समाप्त हो चुकी है। आपको तुरंत भारत लौटना होगा। जहाज कल सुबह निकलना था। उनके पास सिर्फ एक रात थी। अपनी थीसिस पूरी करने के लिए, अपने तर्क को अंतिम रूप देने के लिए। अगर आज रात यह काम पूरा नहीं हुआ तो सालों की मेहनत बेकार हो जाएगी। वह सिर्फ एक साधारण क्लार्क बनकर रह जाएंगे और करोड़ों दबे कुचले लोगों को आवाज देने का सपना हमेशा के लिए मर जाएगा। डॉक्टर भीमराव ने अपनी कलम उठाई। हाथ ठंड से ठिठुर रहे थे, उंगलियां शून्य थी। उन्होंने अपनी हथेलियों को रगड़ कर गर्म किया और उन्होंने खुद से बुदबुदाया, और हार नहीं मान सकता। मेरी लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है। घड़ी के रात के 12 बज गए थे। लाइब्रेरी का सन्नाटा गहरा होता जा रहा था। भीमराव के दिमाग में विचारों का बवंडर इस तरीके से गूंज रहा था। वह लिख रहे थे भारत के राष्ट्रीय लाभांश के बारे में, लेकिन लिखते लिखते उनकी कलम रुक गई। किताबों के अक्षरों के बीच उन्होंने कुछ और दिखाई देने लगा। उन्हें लंदन की यह लाइब्रेरी नहीं बल्कि सतारा का वह स्कूल याद आने लगा। कैसे वह क्लास के बाहर टाट पर बैठे थे, कैसे प्यास लगने पर उन्हें नल छूने की इजाजत नहीं थी। चपरासी आकर ऊपर से पानी डालता था और एक वहां पे बोर्ड लिखा हुआ था, नो प्यून नो वाटर। चपरासी नहीं तो पानी नहीं, वह शारीरिक प्यास से ज्यादा आत्मसम्मान की प्यास थी। भीमराव की मुट्ठी कस गई, कलम कागज पर गड़ गई। इंग्लैंड के लोग आजादी और लोकतंत्र की बातें करते थे, लेकिन भारत में एक बहुत बड़ा तबाह ऐसा था जिसके लिए आजादी का मतलब सिर्फ अंग्रेजों का जाना नहीं बल्कि हजारों सालों की गुलामी से मुक्ति थी। उन्होंने सोचा, अगर मैं आज सो गया तो मेरे लोग सदियों तक सोते रहेंगे। मुझे जागना होगा। मुझे यह साबित करना होगा कि बुद्धि और ज्ञान किसी खास जात की जागीर नहीं है। यह विचार आते ही उनकी थकान गायब हो गई। उनकी कलम अब सिर्फ स्याही नहीं उगल रही थी बल्कि एक योद्धा की तलवार की तरह चल रही थी। वह अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों की धज्जियां उड़ा रहे थे और साथ ही भारतीय समाज की उन कुर्तियों पर भी प्रहार कर रहे थे जिन्होंने देश को खोखला कर दिया था। रात के 2 बज चुके थे। लाइब्रेरी का चौकीदार मिस्टर थॉमस अपनी लालटेन लेकर आया। मिस्टर अंबेडकर, थॉमस ने कांपती आवाज में कहा, बहुत देर हो चुकी है, अब घर जाओ। आखिर लौटना तो तुम्हें उसी गुलाम देश में है। भीमराव ने सर उठाया। आंखों के नीचे काले घेरे थे, लेकिन नजरों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, थॉमस, लाइब्रेरी को किताबों का घर समझते हो, लेकिन मेरे लिए यह शास्त्रागार आर्मरी है। थॉमस हैरान हुआ। शास्त्रागार? यहाँ तो कोई बंदूक नहीं है। भीमराव ने अपनी कलम की ओर इशारा किया। यह मेरी बंदूक है थॉमस, और यह शब्द मेरा बारूद है। तुम कहते हो मैं गुलाम देश में लौटूंगा। हाँ, यह सच है।
लेकिन मैं वहां गुलामी स्वीकार करने नहीं, उसे जड़ से उखाड़ने जा रहा हूं। थॉमस ने सहानुभूति से कहा, लेकिन तुम अकेले हो, पूरी दुनिया के खिलाफ अकेले कैसे लड़ोगे? डॉक्टर भीमराव मुस्कुराए। सूरज की अभी भी अकेला निकलता है थॉमस, और जब वह निकलता है तो पूरी दुनिया का अंधेरा मिट जाता है। मुझे सूरज नहीं बनना, मुझे बस एक दिया जलाना है। आंधी कितनी भी तेज हो, मैं उस दिए को बुझने नहीं दूंगा। सुबह के 4 बजने वाले थे। TSS का अंतिम अध्याय बाकी था। यह सबसे कठिन हिस्सा था। तभी थकान का एक जबरदस्त दौरा पड़ा। भूख असहनीय हो चुकी थी। मन किया कि बस मेज पर सिर रखकर 5 मिनट सो जाएं। जैसे ही उन्हें आंख बंद की, उन्हें अपने पिता रामजी सकपाल जी का चेहरा दिखाई दिया। उन्हें वो अपमानित चेहरे दिखाई दिए जो गांव में सिर झुकाकर चलते थे। हजारों बेआवाज लोग उनकी तरफ देख रहे थे। भीमराव झटके से जाग गए। उन्होंने ठंडा पानी अपने चेहरे पे मारा। पानी बर्फीला था, जिसने उनकी नसों को झकझोर दिया। अब उनकी गति और तेज हो गई थी। वह अब लिख नहीं रहे थे, वह इतिहास रच रहे थे। वह दुनिया के सबसे बेहतरीन अर्थशास्त्र को चुनौती दे रहे थे। सुबह के 5:30 हो चुके थे। भीमराव ने अंतिम वाक्य लिखा और पूर्ण विराम लगाया। वह पूर्ण विराम उनकी साधना का फल था। जैसे ही उन्होंने कलम नीचे रखी, सूरज की पहली किरण खिड़की से सीधा उनकी पनडुब्बी पर पड़ी। उन्होंने गहरी सांस ली, एक ऐसी सांस जो आजादी की थी। उन्होंने अपना पुराना कोट उठाया, पनडुब्बी को सीने से लगाया और बाहर निकल आए। जहाज बंदरगाह पर खड़ा था। भीमराव डेक पर पहुंचे। उन्होंने पीछे मुड़कर लंदन को देखा और संकल्प लिया, मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं वापस आऊंगा, अपनी डिग्री लेने भी और अपने लोगों का हक मांगने भी। यहां अंत नहीं, शुरुआत है। यह कहानी सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर का संघर्ष नहीं, एक विचारधारा है। यह हमें सिखाती है कि ज्ञान ही शक्ति है। जब दुनिया उन्हें अछूत मानती थी, उन्होंने खुद को इतना शिक्षित किया कि विद्वान उनके सामने नतमस्तक हो गए। परिस्थितियों का रोना न रोए, पैसे नहीं थे, समय नहीं था, फिर भी उन्होंने इतिहास रचा। दीपक बने। हम सब दुनिया नहीं बदल सकते, लेकिन अपने हिस्से का अंधेरा जरूर मिटा सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन प्रमाण है कि एक आदमी की कलम लाखों तलवारों से ज्यादा ताकतवर होती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और फॉलो करें, कमेंट करें और हमारे इस चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। यह कलम मेरी बंदूक है थॉमस, और शब्द मेरा बारूद। मैं गुलामी स्वीकार नहीं करूंगा, उसे जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। सूरज भी अकेला ही उगता है, एक दिया भी अंधेरे को मिटा सकता है। एक अकेली कलम लाखों तलवारों से ताकतवर होती है।